नमस्कार, वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास आज का हमारा टॉपिक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक अनवरत रूप से ये प्रक्रिया राष्ट्रीय आंदोलन की जारी रही। इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहला चरण कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक चला। दूसरा चरण 1905 से लेकर 1919 तक चला। तीसरा चरण और अंतिम चरण 1919 से लेकर 1947 तक चला। इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन किया, जो तीसरा चरण था। उसमें ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को इसके एक एक चरण करके हम अपने अलग अलग वीडियो में आपको दिखाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस की स्थापना, इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे हुई। स्थान था बंबई का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। संस्थापक थे इसके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। अध्यक्ष इसके प्रथम थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अलावा इसमें कुल 72 सदस्य थे, जिसमें प्रमुख दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, राघवाचार्य, चंद्रावकर और सुब्रमण्यम। इस सम्मेलन में दादाभाई नौरोजी के स्वभाव पर पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये शब्द जो थे ये लाला लाजपत राय के थे, जो उन्होंने 1916 में कांग्रेस के बारे में कहे थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अब बात करते हैं इसके आंदोलन के प्रथम चरण की, जो कि 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक के बीच का जो समय है, इसे राष्ट्रीयता का, उदारवादी राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व हो गया। सबसे पहले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें पढ़े लिखे बहुत प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति, बहुत अच्छे समाज से आए हुए लोगों का प्रभाव था, जैसे दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। कांग्रेस की स्थापना के आरंभिक 20 वर्षों में यानी 20 सालों में उसकी नीति अत्यंत उदार थी। यानी कांग्रेस की नीति अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, वो अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे और पढ़े लिखे समाज के लोग इनके साथ में जुड़े हुए थे, इसलिए आम लोग इनका विरोध भी नहीं कर सकते थे या कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य, जैसे कि अभी बताया था कि 72 सदस्य थे इसके पहले, इसकी स्थापना के समय। तो इसके भारतीय सदस्यों में भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के समक्ष समानता, नागरिकों में समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं की समानता, प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की कामना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे जिनकी पूर्तियों के लिए ये काम करते थे। लेकिन इस समय तक अंग्रेजों की विरोध करने की कांग्रेस में कोई नीति नहीं बनी थी, ना ही उस पर कोई काम हो रहा था। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीका अपनाकर देश को आजाद किया जा सकता है। यानी अंग्रेजों के साथ आप बातचीत करते रहिए, समय समय पर जो उनके कानून होते हैं, जो वो कानून लाते हैं अपने ब्रिटिश संसद में, वो कानून भारत के लिए पेश करते हैं, उन कानूनों में थोड़ा बहुत बदलाव करके उस प्रक्रिया को एक लंबे अंतराल के साथ में उनको ऐसा लगता था कि वो भारत को इस तरह से आजाद करा लेंगे। इस समय कांग्रेस पर समृद्ध वर्गीय, मध्यम वर्गीय और बुद्धिजीवी, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत व्यापारी, पत्रकार, साहित्यकार, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें कांग्रेस में शामिल थे। उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी। अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे ये।
ये अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं मानते थे, दुश्मन नहीं मानते थे, बल्कि अपना मित्र मानते थे। उनको लगता था कि अंग्रेजों के आने से भारत का जो निरंतर विकास है उसकी प्रगति में काफी तेजी आई है। और ये प्रार्थनाओं के जरिए, प्रार्थना पत्रों के जरिए, स्मरण पत्रों के जरिए, शिष्टमंडल के द्वारा अंग्रेज सरकार के सामने अपना पक्ष रखते थे, अपनी मांगे रखते थे। अंग्रेज सरकार संसद में इस पर विचार करे ना करे या उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दे, ये अंग्रेज सरकार पर निर्भर था। इसमें सिर्फ इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यही था कि कुछ प्रतिवेदन बना के, प्रार्थना पत्र बना के अंग्रेजों के सामने पेश करना, और वहां पर देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं करते थे ये, अपितु कुछ रियायतें मांगी जाती थी अपने देश में, अपने लोगों के लिए। वो अंग्रेजों से, जो उनके देश में व्यापार करने आए थे, उनसे स्वतंत्रता की बातें नहीं करते थे कि नहीं भाई हमें तो अपने देश के लिए स्वतंत्रता चाहिए, हम अपने देश के लिए स्वतंत्र, अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं। आप कैसे हमारे देश में व्यापार करने आए थे, किस तरह से आप हमारे देश पर कब्जा कर रहे हो, क्यों आप ऐसे हथकंडे अपना रहे हो, हमें स्वतंत्र कर दिए, हम खुद अपना संभाल सकते हैं अपने देश को। इस तरह की बातें नहीं होती थी वहां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो अंग्रेजों के प्रति इतने उदारवादी थे कि वो अंग्रेजों से क्या करते थे, याचना करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना पत्र देते थे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या करते थे, अंग्रेजों के से प्रार्थना करते थे। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं बल्कि रियायतें मांगी। कांग्रेस की मांगों में विधान परिषद का विस्तार, परीक्षा की न्यूनतम आयु में वृद्धि, भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजन, अधिक भर्ती, वायसराय गवर्नर की में जो गवर्नर की भर्तियां होती थी उनमें भारतीयों का भी प्रभुत्व, उनको भी शामिल किया जाए। इस तरह से प्रार्थना पत्र लिखकर ये लोग अपनी मांगे बनवाने का प्रयत्न करते थे। ये मांगे हीन से हीन शब्दों में, याचना रूप में संवैधानिक ढंग से प्रस्तुत की जाती थी। और अंग्रेज लोग इन याचनाओं को, जो अंग्रेज ब्रिटिश न्यूज़पेपर होते थे, वो उन याचनाओं को इतना घटिया तरीके से पेश करते थे, इतना भद्दे तरीके से पेश करते थे, जिससे भारत की प्रतिष्ठा पर, भले ही भारत उस वक्त गुलाम था, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा पर एक बट्टा लगता था कि भारत इतना कमजोर है कि वो अपने हक मांगने के लिए भी इस तरह की प्रार्थनाएं और गिड़गिड़ाना अंग्रेजों के सामने, इस तरह का व्यवहार वो भारत के लिए अशोभनीय था, वास्तव में अशोभनीय था उस समय। ये मांगे हीन थी। इनके इसी लचीलेपन और संयत व्यवहार के कारण उग्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ। कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ और कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई, उदारवादी और उग्रवादी। उन्हें उग्रवादी कह दिया गया, यानी उग्र विचारधारा। उग्र विचारधारा के लोग अंग्रेजों का समर्थन नहीं करते थे, वो उन्हें अपना मित्र नहीं मानते थे, वो अपने हक को भीख की तरह नहीं मांगते थे, वो अपने हक को छीनते थे अंग्रेजों से, लड़के, झगड़ के, लूट के। जैसे वो छीन सकते थे वैसे छीनते थे। वो अपने हक को मनवाना जानते थे अंग्रेजों से, भीख नहीं मांगना चाहते थे। तो इस तरह से उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा, जो उदारवादी नेता करते थे। उन्होंने इसको एक नाम दिया, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। कांग्रेस की लोकप्रियता धीरे धीरे कर बढ़ती चली गई। पहले ये सिर्फ बंबई में और उसके आसपास इलाकों में, महाराष्ट्र और बड़े बड़े शहरों में ही सिर्फ सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इस संस्था में, क्योंकि पहले बौद्धिक वर्ग के लोग काम करते थे, वही इसमें हिस्सा लेते थे, वही इसके अधिवेशनों में जाते थे, लेकिन आगे चलकर, आगे समय में कांग्रेस में आम लोगों का भी आना हुआ, आम जनता की भी सहभागिता हुई। अपनी लोकप्रियता के कारण इस संस्था ने तत्कालीन संस्थाओं में सर्वाधिक बड़ी राजनीतिक संस्था का आकार ग्रहण कर लिया। पहले कांग्रेस इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों को भी इससे टेंशन नहीं थी। उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि नहीं, कांग्रेस एक नई पार्टी गठन हो गया है भारत में और ये अपनी मांगों को हमारे सामने रख रहे हैं। उनको टेंशन ही नहीं थी, वो ये जानते ही नहीं थे और जानना चाहते भी नहीं थे कि कांग्रेस क्या है। एक पार्टी है, बन गई, कुछ नेता उसमें बैठते हैं, भारत के कुछ लोग टाइम पास करते हैं, उनसे मांगे याचना मांगते हैं,
जो कि जरूरी होती हैं तो कर देते हैं, नहीं होती तो उनको टाल देते हैं। टेंशन नहीं थी अंग्रेजों को उसकी, कांग्रेस की। लेकिन जैसे जैसे इसका आकार बढ़ने लगा, कांग्रेस ने अपना आकार बढ़ाया, वो छोटे छोटे गांवों तक, कस्बों तक पहुंची, छोटे छोटे शहरों तक वो पहुंची, आम लोग इसमें सहभागिता लेने आए। 72 से इसकी संख्या 72,000 हो गई। जो इसके सदस्य थे धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक एक अधिवेशन में लाखों लोगों की उपस्थिति होने लगी। उसके बाद जैसे 1885 में आपको बता दूं, 1885 में जो बंबई में अधिवेशन हुआ था, WC बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की। 72 मात्र 72 व्यक्ति इसमें शामिल हुए। लेकिन एक साल बाद कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसमें यह संख्या कई गुना बढ़ गई, 434 सदस्य हो गए इसके। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और 1889 फिर बंबई में यह हुआ। 1889 में विलियम बैडरबर्न इसके अध्यक्ष थे और 1889 ही इसकी सदस्य संख्या थी। यानी 2000 के समथिंग सदस्य इसमें 1889 तक शामिल हो चुके थे। कांग्रेस के प्रति सरकार का रवैया उदारवादी था। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को बहुत हल्के में लेती थी। कांग्रेस एक स्थानीय संस्था के रूप में देखती थी कांग्रेस को। परंतु जैसे जैसे कांग्रेस की प्रकृति में बदलाव हुआ, कांग्रेस मजबूत होने लगी, उसकी मांगें अधिक मजबूती के साथ सरकार के सामने पेश होने लगी, जगह जगह आंदोलन होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि अब जो सरकार, अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के साथ रहती थी, कांग्रेस को बढ़ावा देती थी, कांग्रेस के पक्ष में रहती थी, अब वही उसकी आलोचना करने लगी। कांग्रेस में भी सरकार की आलोचना होने लगी, ब्रिटिश सरकार की आलोचना होने लगी, क्योंकि दो दलों में बंट गया। उग्रवादी विचारधारा के लोग भी यहां आ गए। 1887 ईस्वी के पश्चात कांग्रेस के प्रति सरकार का रुख और कठोर हो गया। लॉर्ड डफरिन ने कहा, जिसने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया था, जिसने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे उसका भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है। कांग्रेस तो एक ऐसा नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है जिसको एक शानदार और विभिन्न रूपों वाले साम्राज्य के शासन की बागडोर हरगिज नहीं दी जा सकती। यानी उन्होंने कांग्रेस को नगण्य कहा और खुद के शासन को कैसा कहा? उन्होंने खुद के शासन को विभिन्न रूपों वाला साम्राज्य कहा, शानदार शासन कहा। और उन्होंने कहा, कांग्रेस जो शासन हम भारत में कर रहे हैं, हम कैसे कांग्रेस को सौंप दें? कांग्रेस उसको संभाल ही नहीं पाएगी। लॉर्ड डफरिन के शब्द थे ये। लॉर्ड डफरिन ने अंग्रेजों के शासन को विभिन्न स्वरूपों वाला साम्राज्य कहा, शानदार शासन का, और कांग्रेस को एक ढोंग बताया कि वो भारतीय जनता के लिए सिर्फ एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। 1888 में, इससे पूर्व 1888 से पूर्व अंग्रेजों को यह आभास हो गया था कि कांग्रेस जो है मजबूत होती जा रही है। अब इसकी मजबूती के लिए एक ही उनके पास हथियार था, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो, राज करो। यही अंग्रेजों के पास एक सबसे बड़ा हथियार था, जिसके बल पे उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों पर कब्जा किया और उन पर सालों तक शासन किया। भारत को ही 200 सालों तक, 200 साल बहुत होते हैं मेरे भाई, 200 सालों तक भारत को गुलाम बना के रखा। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के लिए भी यही तोड़ निकाला, क्योंकि कांग्रेस में मुसलमान, सिख और ईसाई, हर जाति धर्म के लोग थे, जिनमें मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। हिंदुओं के बाद मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। बड़े बड़े नेताओं के नाम थे इसमें। कांग्रेस को तोड़ना, उसको विभाजित करना, इसके लिए उन्होंने काम किया। कांग्रेस में फूट डाली और उनके विरोध में भावना भरना शुरू किया। उनको पहली सफलता तब मिली जब 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कर दी। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में
एक संस्था बना दी अलग मुस्लिमों के लिए कि हम मुसलमानों की तुम बात ही नहीं कर रहे हो कांग्रेस में, तुम मुसलमानों का भला ही नहीं चाहते हो, इसलिए हम तो अपनी अलग संस्था बनाएंगे। और उन्होंने कांग्रेस के लिए कांग्रेस से हटके अपनी एक अलग संस्था बना दी जिसमें मुस्लिम के कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे, जिनमें सर सैयद अहमद खां का मेन रोल है। सर सैयद अहमद खां ने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कर दी 1888 में। 1890 में सरकारी सेवकों को कांग्रेस में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं रही, यानी जो सरकारी सेवक हैं, अंग्रेजों के यहाँ ब्रिटिश शासन में नौकरी करते हैं, उनको कांग्रेस में शामिल होने की, उसके अधिवेशनों में शामिल होने की आज्ञा नहीं रही। लॉर्ड कर्जन ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और कर्जन की महत्वाकांक्षा में एक महत्वाकांक्षा यह थी कि उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायता कर सकें। लॉर्ड कर्जन का यह सोचना था, उनके शब्द थे कि कांग्रेस लड़खड़ाती जा रही है, मरने के कगार पर है, और इसकी मृत्यु में, इसकी शांतिप्रिय मृत्यु में मैं सहयोगी बनूं। ये लॉर्ड कर्जन के शब्द थे। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज, देशद्रोही संगठन भी कहा, इतने भद्दे शब्द भी इस्तेमाल किए। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं, यहां ना कोई मुद्दा उठाया जाता है, ना अंग्रेजों के समक्ष रखा जाता है, और ना ही इस तरह से भारत कभी स्वतंत्र होगा। कांग्रेस केवल क्या है, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। तो यहां पढ़े लिखे लोग आते हैं, साल में एक बार जमा होते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, अपने घर को चले जाते हैं। इसका देश से कोई सरोकार नहीं है, ना ही देश को इससे कोई फायदा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय से लेकर हमने प्रथम चरण इसका देखा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास का पहला चरण हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। आपकी समझ में अगर नहीं आया हो, कोई परेशानी हो इस वीडियो में, कोई आपको समस्या आ रही हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ आपके सवाल हो, उन सवालों को भी आप हमारे सामने रख सकते हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आगे द्वितीय चरण जो कि 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक था, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अंतिम और तीसरा चरण जो कि 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 3 वीडियो इसके होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और